आज हम बात करते हैं अत्याचार व शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने वाली सामाजिक न्याय की योद्धा पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी की पुण्यतिथि पर संघर्ष की प्रतीक वीरांगना फूलन देवी की। आज उनके शहादत दिवस पर कोट कोट नमन। विश्व की चौथी क्रांतिकारी महिला फूलन देवी का आज शहादत दिवस है। के साथ हो रहे अन्याय को न्याय व्यवस्था द्वारा न्याय देने की परंपरा हमेशा से चली आई है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने साथ हुए अन्याय का बदला खुद लेते हैं। लोग कानून को हाथ में लेकर अपना बदला खुद लेते हैं। उनकी समाज में दो तरह की छवि बन जाती है। दासरानी फूलन देवी की तरह, जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि उसके बारे में कैसी राय बनाना उचित रहेगा। कुछ के लिए फूलन देवी सच में देवी थी और कुछ के लिए आज भी वह कुख्यात डकैत और लोगों की हत्यारन है। कोई आम राय बनाने से पहले उसके जीवन के पहलुओं को टटोलने की कोशिश करें। 10 अगस्त 1963 का दिन यूपी के जालौन जिले के ग्राम गुराहा के मल्लाह देवी दिन के लिए नई मुसीबत लेकर आया था। मुसीबत इसलिए थी क्योंकि उसके घर पर बेटी ने जन्म लिया था। अगर बेटा हुआ होता तो जश्न का माहौल होता। अब बेटी ने जन्म लिया था तो चिंता से मल्लाह का सिर फटा जा रहा था। चिंता उसके पालने की, चिंता उसकी बड़ा करने की और चिंता उसकी शादी की। देवी दीन ने अपनी बेटी का नाम रखा फूलन। शुरुआत में पिता देवी दीन इस बात से अनजान रहा कि जिस बेटी का जन्म उसके लिए खास नहीं था, उसकी मृत्यु का दिन इतना खास हो जाएगा। पूरे देश में हड़कंप मच जाएगा। अपने माँ बाप के 6 बच्चों में फूलन तीसरे नंबर पर थी। वह दब्बू और शांत नहीं थी, एकदम अलग थी। इतनी अलग कि सही गलत की लड़ाई के लिए वो किसी से भी भिड़ जाती थी। फूलन के पिता देवी दीन कड़ी मेहनत के बाद घर का खर्चा चला पाते। संपत्ति के नाम पर उनके पास केवल 1 एकड़ ज़मीन थी। उनके पिता की मृत्यु के बाद उसका बड़ा भाई घर का मुखिया बना तथा अपने बेटे माया दीन के साथ मिलकर उसने देवी दीन के हिस्से की ज़मीन भी हड़प ली। जब फूलन को इस बात का पता चला कि उसके चाचा ने उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है तो उससे भिड़ गई। कहते हैं कि ज़मीन के लिए चाचा से बात पर इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि वह खेत के बीचों बीच जाकर धरने पर बैठ गए। इस पर उन्हें अपनों का गुस्सा भी झेलना पड़ा, लेकिन वह नहीं मानी। फूलन के उग्र स्वभाव से उसके पिता को अधिक चिंता होने लगी। पिता की इसी चिंता ने फूलन की ज़िंदगी को एकदम से मोड़ दिया। महज 11 साल की उम्र में उसके पिता ने उसके विवाह एक अधेड़ व्यक्ति के साथ कर दिया। शुरुआत में फूलन ने इसका विरोध किया, लेकिन फिर अपनी नीयत मानकर उसे स्वीकार कर लिया। फूलन के पिता ने उसके अच्छे भविष्य को लेकर यह कठोर फैसला लिया था, किंतु मायके में उन्होंने फूलन की जलती हुई आग में तपने के लिए छोड़ दिया था। फूलन के ससुराल वाले ठीक नहीं थे। उसके पति का भी उसके प्रति ठीक व्यवहार नहीं था। जल्द ही ये सब फूलन को बर्दाश्त से बाहर होगा और वह भागकर अपने घर लौट आई। उसे उम्मीद थी कि उसके अपने लोग उसकी मदद करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। फूलन मासूम थी, लेकिन उसके दुश्मन बहुत ही शातिर थे। उसके चचेरे भाई ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर एक झूठे आरोप में उसे जेल भिजवा दिया, जहां उसे भी शारीरिक शोषण झेलना पड़ा। जैसे तैसे वह जेल से निकलने में सफल रही। किसी तरह उसका जीवन स्थिर हो गया। इसके लिए पिता ने कोशिश करके उसे दोबारा से उसके पति के घर भेज दिया, किंतु उसका व्यवहार फूलन के प्रति नहीं बदला और मजबूरन वह ससुराल छोड़कर भाग गई। 20 साल की उम्र में फूलन को अगवा कर उसका बलात्कार किया गया। इससे पहले शादी के नाम पर भी वो कई साल से इसी पीड़ा को झेलती आ रही थी। पुलिस की मदद लेने का अंजाम वह पहले ही भुगत चुकी थी, सो इस बार उसने हथियार उठाने का फैसला कर दिया। फूलन के जीवनी पर आधारित फिल्म बैंडिट क्वीन में लिखा है कि वह 20 साल की उम्र में अपने एक रिश्तेदार की मदद से डाकुओं को गिरोह में शामिल हो गई। हथियार उठाने के बाद सबसे पहले फूलन अपने पति के गांव पहुंची, जहां उसने उसे घर से निकालकर लोगों को भीड़ के सामने चाकू मार दिया और सड़क किनारे अधमरे हाल में छोड़कर चली गई और वहां ऐलान किया कि कोई भी बूढ़ा किसी जवान लड़की से शादी करेगा
तो हथियार उठाकर फूलन देवी ने परिस्थितियाँ बदल देगी। गिरोह में भी उसे कई प्रकार की विराट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। गिरोह के सरदार बब्बू गुर्जर का दिल फूलन देवी पर आया। वह उसकी शारीरिक भूख थी। फूलन के साथ जबरदस्ती की। बाद में विक्रम ने बाबू की हत्या कर दी। बाबू गुज्जर की हत्या के बाद अगली सुबह विक्रम मल्लाह ने खुद को गिरोह का सरदार घोषित कर दिया। इसी बीच उसके गिरोह में जेल से भागे 2 भाई श्री राम और लाला राम शामिल हुए, जिसके कारण मल्लाह गिरोह में फूट पड़ गई। फूलन को बंदी बनाकर उन दोनों ने अपने गांव बेहमई ले आए। यहाँ फूलन को एक कमरे में भूखे प्यासे बंद कर दिया। बेहमई में फूलन को जो घात मिला उससे वह अंदर तक हिल गई। उसके साथ वहाँ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, लेकिन हिम्मत ने उसने नहीं हारा। उसके साथ हो रहे दुष्कर्म को दी जा रही यातनाओं की जानकारी उसके कुछ पुराने साथियों को मिली। वे छुपते छुपाते किसी तरह फूलन को वहाँ से आज़ाद कराए। श्री राम और लाला राम के चंगुल से निकलने के 7 महीने बाद फूलन देवी को यह मौका मिल गया जिसके में वह इंतजार कर रही थी। 14 फरवरी 1981 को प्रतिरोध की आग में उबल रही फूलन अपने गिरोह के साथ पुलिस के भेष में बेहमई गांव पहुंची। यहाँ एक शादी का आयोजन था जिसमें बाहरी गांव के लोग भी आए हुए थे। फूलन और उसके गिरोह ने बंदूक के जोर पर पूरे गांव को घेर लिया तथा ठाकुर जात के 21 मर्दों को एक लाइन में खड़ा करने का आदेश दिया। उन 21 में उसके 2 पुराने गिरोह के डाकू भी थे, लेकिन वे नहीं थे जिसने फूलन के साथ दुष्कर्म किया था। उस घटना से बौखलाई फूलन ने उन 21 लोगों को गोली मारने का आदेश दे दिया। बेहमई नरसंहार के बाद फूलन बैंडिट के नाम से मशहूर हुई। लूटपाट करना, अमीरों को बच्चे को फिरौती के लिए अगवा करना, आने जाने वाली लोरियों को लूटना फूलन की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था। कुछ सालों तक यह चलता रहा। किसी तरह वह आत्मसमर्पण के लिए राजी हो गई, लेकिन इसके लिए उन्होंने शर्त रखी। उत्तर प्रदेश पुलिस ही उसकी जान की दुश्मन है, इसलिए पहली शर्त की मध्य प्रदेश पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी। उसके सभी साथियों को सजाए मौत नहीं होगी। उसकी हड़पी हुई ज़मीन वापस ली जाएगी और उसके भाई को पुलिस में नौकरी दी जाएगी। इस शर्तों के साथ फूलन देवी ने 13 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश के भिंड में आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने के बाद उसने राजनीति में जाने का फैसला किया। फूलन देवी पर 22 कत्ल, 30 लूटपाट तथा 18 अपहरण के मुकदमे चलाए गए। इन सभी मुकदमों में कार्रवाई में ही 11 साल बीत गए। 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उस पर से सारे मुकदमे हटाए, उन्हें बरी करने का मन बनाया। यही नहीं, 1994 में मुलायम सिंह सरकार ने उसे रिहा कर दिया। अपना अधिकांश जीवन बीहड़ और जेल में गुजारने के बाद सन 1996 में फूलन ने राजनीति में जाने की राह बनाई। समाजवादी पार्टी के टिकट से मिर्ज़ापुर की सीट जीतकर वह सदन का हिस्सा बनी। उसका 2 बार जीतना यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं उसने जनता के दिल में अपनी जगह बनाई। कहते हैं न कि अतीत किसी का पीछा नहीं छोड़ता, वह किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। 25 जुलाई 2001 को उसके आवास के सामने ही शेर सिंह राणा नामक व्यक्ति ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शेर सिंह राणा ने इस बात को स्वीकार किया था कि उसने फूलन देवी को मारकर बेहमई नरसंहार का बदला लिया। फूलन देवी को लेकर लोगों की अलग अलग राय हैं। कुछ उसे नरसंहार के रूप में देखते हैं तो किसी के लिए वह दुष्टों का नाश करने वाली देवी थी। लेकिन यहाँ हमें पहले ये सोचने की ज़रूरत है कि फूलन देवी ने अपने जीवन में जो भी किया उसके लिए दोषी किसी माना जाए। उसके पिता को, जिसने उसकी छोटी सी उम्र में एक अधेड़ व्यक्ति के पल्ले बांध दिया, उस पुरुष का जिसने एक बच्ची पर दया नहीं की, या उन दरिंदों को जिसने फूलन को लगातार नोचा, या उस प्रशासन को जो फूलन को न्याय दिलाने में असमर्थ रही।